हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं बात करूंगा बच्चों, जो आपकी 10th क्लास की मैथ्स है ना, उसके 5 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी के टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही बोर्ड में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। मैंने इस बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं, उनमें ये जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे रिपीटेड हैं। ठीक है ना, कई बार रिपीट हुए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तो इन क्वेश्चंस को 5 जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 5, तो इन्हें कर लेना है। ठीक है ना। तो फटाफट से मैंने क्या बोलते क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए मैंने पहले सॉल्व करके रख लिया है। तो ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया ना, तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों, 1 + sec a/में बराबर में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos a। ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली थी। ठीक है ना। 1 + sec a/में sec a। ठीक है ना। फिर मैंने जो 1+ है, 1+ को एज इट इज रहने दिया। sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है ना। तो नीचे वालों को भी मैंने 1/cos a लिख लिया। ठीक है ना। फिर हमारे पास cos a + 1। ठीक है ना, अपॉन में 1 रह जाएगा जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। फिर हमारा बचा 1 + cos a/1। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सही से लिखा था। cos a+1 को मैंने 1 + cos a लिख दिया। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करा है। ठीक है ना। फिर बराबर में हमारा नेक्स्ट स्टेप है 1 + cos a/1। अब मैंने 1 + cos a के जब हर का जो परिमेकरण है वो कर दिया है। तो मैंने 1 - cos a और ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिया है। ठीक है। फिर हमारा जो बनता है 1 + cos a 1 - cos a/1 - cos a। ठीक है, इतना बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि 1 - cos a। ठीक है, अपॉन में 1 - cos a। ठीक है ना। आपने जब आप देखेंगे 1 + cos a 1 - cos a का एक सूत्र होता है, मैंने वही यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है। अब 1 - cos a/1 - cos a मैंने लिख दिया। अब नीचे आप देखेंगे मैंने सीधे साइन स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिख दिया है, क्योंकि 1 - cos a बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, तो मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है ना। फिर अपॉन में 1 - cos a, और यही हमको राइट हैंड साइड प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं ऊपर देखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos a हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा आ चुका है। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आपने पहले कर चुके होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा बराबर में sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - sin थीटा 1 में 1 + sin थीटा। ठीक है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे और इसे हम राइट हैंड साइड मान लेंगे। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम हर का परिमेकरण कर देंगे। तो जो हमारी हर है 1 + sin थीटा, ये माइनस में हो जाएगी। तो 1 - sin थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा। ठीक है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 - sin² थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आप भी जानते होंगे, थोड़ी बहुत तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही होगी। अपॉन में 1 - sin²थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सूत्र बनता है 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा होता है। तो मैंने यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, चूंकि में, तो मैंने यहाँ पर cos² थीटा लिख दिया 1 - sin² थीटा की जगह, और 1 - sin² थीटा ऊपर ऐसे ही रहने दिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने लिखा है, जो कि है 1 - sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना। फिर जो 1 - sin थीटा है और अपॉन में कॉस थीटा है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मैंने बस वही लिख दिया 1/cos थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना। 1/cos थीटा होता है हमारा सेक थीटा होता है। ठीक है ना, माइनस का टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। ये सारे सूत्र तो आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर, बस हमें यही
राइट हैंड साइड सिद्ध करना था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट रुकिए, किधर को लिखा है मैंने, हाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये बच्चों आपने देखा होगा कई बार रिपीटेड हुआ है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं फटाफट से बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा क्वेश्चन है 1 में x+4 माइनस 1/x-7 बराबर में 11/30। ठीक है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, x+4 ब्रैकेट में x-7 ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का लिया, फिर x-7 की इंटू 1 से हो जाएगी, x-7 की इंटू 1 से हो गई। ठीक है, फिर x+4 की इंटू माइनस के 1 से हो जाएगी, तो यहाँ पे जो माइनस चिन्ह लेगा और x+4 मैंने लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में, और बराबर में हमारा 11/30। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखिए x की इंटू एक्स होगी। ठीक है, मतलब x इंटू से x नहीं होगा बच्चों, ये होल उसका ब्रैकेट खोलेंगे, सॉरी। ठीक है ना, तो x-7 ऐसे लिख लिया, और माइनस माइनस ऐसे ही आ गया, और जब x को x लिया, और माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, फिर अपॉन में हमारा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना, तो x² माइनस 3x माइनस का 28 आ गया। ठीक है, बराबर में 11/30। जब यहाँ पे देखेंगे माइनस और प्लस से x और x कट गए, तो माइनस का, और ये माइनस का 7 और माइनस का 4 बन के माइनस का 11 हो गया, और बराबर में 11। ठीक है ना, तो मैंने 11 और 11 को काट दिया। अपॉन में हमारा क्या बचा था, x² माइनस का 3x माइनस का 28। ठीक है, यहाँ पे 30 बचा, तो मैंने वहीं लिख दिया है -1 अपॉन में x² माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर में 1/30। ठीक है ना, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, x² माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30, ये जो माइनस का 30 था मैंने इधर ले आया, तो प्लस का 30 हो गया, बराबर में 0। ठीक है, जब क्या बोलते हैं 28 में से -28 में से प्लस 30 जाएंगे, तो प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है, तो मैंने ये लिख दिया x² माइनस 3x प्लस का 2 बराबर में 0। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है x²। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी हमारी दो घात समीकरण प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे देखेंगे जब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3x बनेगा। ठीक है, तो मैंने 2 + 1 ले लिया है, तो x² माइनस ब्रैकेट में 2x 2 + 1, ठीक है ना, इंटू में x प्लस का 2 बराबर में 0। आपको द्विघात समीकरण तो क्या बोलते हैं हल करना तो आता ही होगा, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है ना, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि x, देखो यहाँ पे हम कॉमन कर सकते थे ना, कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मिस हो रही है बच्चों, जो कि मैंने नहीं लिखी है। देखिए x² ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2x प्लस का x ऐसे हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ पे हमारा x कॉमन आ गया था, बचा हमारा x-2। ठीक है, x-2, x मतलब यहाँ पे हमारा 1 माइनस का 1 बचा, अब हमारा जो बचा है वो x-2 है, बराबर में 0। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा था, हमारा क्या बना था, x-2 और x-1। ठीक है, एक ये बना था और एक ये बना था। ठीक है, फिर हमारा जब x-2 था उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर में 2 आ जाएगा, और जब हम x-1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे मूल निकलेंगे वो हमारे 2 और 1 निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा भी प्रश्न हल हो गया है। अब बढ़ेंगे हम चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा कहाँ है, चौथा प्रश्न, एक मिनट रुकिए बच्चों, कहाँ पे लिखा था मैंने, हाँ ये रहा। देखिए बच्चों, ये चौथा प्रश्न है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, क्रमागत मतलब मान लो कोई हमने क्या बोलते हैं, कोई संख्या है। ठीक है ना, कोई संख्या है उसको क्रमागत लिख दिया, यानी कि क्रमागत का मतलब होता है x है तो उसका जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है ना, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वो x+2 होगा। ठीक है ना, वही है, तो हमने लिख लिया है, माना तो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x है तथा, और जब पूछा है कि ना विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमागत, तो x+2 ले लिया है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार पूछा है जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। देखिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, तो मैंने वही लिख दिया प्रश्न के अनुसार, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 290 के है। ठीक है तो
एक्स स्क्वायर प्लस का, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पे सूत्र लग रहा है, मैं चाहे यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र आपको याद होगा, तो आप वहीं यहाँ पे वही लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बहुत ईजी है, तो मैंने वही लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है ना, 2p² प्लस 2x, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, समझ गए होंगे शायद आप, बराबर में 290 है। अब इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा 2x² हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 4x हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में 290। फिर हमारा यहाँ पे 2x² प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर में 290 है। मैंने इस 4x को पहले लिख लिया है, ठीक है, बस सिंपल करके लिखा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस का 4, जो प्लस का हमारा 290 है उधर था, हमने इधर लाके माइनस का हो गया, ठीक है। जब आप देखेंगे यहाँ पे 290 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 286 बचे हैं, और बकाया ये जो चीज़ है मैंने वो यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। फिर हमारा क्या बचा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो सबसे हमने 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, फिर 2 दूनी 4 बचा, यानी कि 2x माइनस का 143 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ये दो घात समीकरण बन जाती है, ठीक है, ये दो घात समीकरण बन गई हमारी। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो हमारे जो मूल क्रमांक वो संख्याएं हैं, है ना, संख्याएं हैं वो हम पता लग जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 11x, मैंने ऐसा क्यों लिया है, देखेंगे बच्चों, जब 13 की इंटू 11 से करेंगे तो हमें 143 प्राप्त होता है, और जब हम 13x में से माइनस के 11x करेंगे तो हमारे पास 2x बचेगा, जो कि ये है, ठीक है ना, बराबर में 143 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे x बचा हमारे पास, कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस 13 माइनस का 11 बचा, ठीक है। फिर हमारा x यहाँ पे बचा, फिर 11 को काट देंगे 143 तो 13 बार में कट जाएगा, बराबर में 0। आई होप आपको इतना तो आता ही होगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं कहीं कहीं पर अटक भी रहा हूँ मुझे भी पता है ठीक है, थोड़ा मैनेज करके चलना, आप समझ जाना चीज़ों को, ठीक है। फिर हमारे पास जो बनेंगे x प्लस 13 x माइनस 11, ठीक है ना, जब हम x प्लस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है ना। जब x माइनस 11 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 11 हो जाएगा, और जो हमें मूल प्राप्त होंगे वो माइनस के 13 और 11 प्राप्त होंगे, ठीक है ना। वीडियो बच्चों ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों बड़ा अंक का प्रश्न है, जो भी बताया है मैंने, हालांकि सब 6 अंक के प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दो घन होते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, वो हमारा घनाभ होता है, ठीक है, वो घन होता है, माफ कीजिए घनाभ नहीं होता, घन होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है वो घन होता है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है वह हमारा घनाभ होता है, ठीक है। तो दो घनों को मिलाकर, जी यहाँ पे हमारे पास दो घन लिए हैं, ठीक है, घनों को मिलाकर प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, इनको मिलाकर इनका जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, एक घनाभ बना लिया इन दोनों को मिलाकर। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का आयतन हमें दिया था 64 घन सेंटीमीटर, जब इन्हें हम तोड़ेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे इसके, तो हमें 2 इंटू यहाँ पे देखिए 3 पेयर बनते हैं, ठीक है ना, जब घनाभ होता है तो 2 इंटू 2 हमारे यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका एक भुजा मिल गई, घनाभ की वो घन की एक भुजा मिली, हमें मिली है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये भी घन है और ये भी घन है, ठीक है, और इन दोनों को घन को मिलाकर जो हमारी लंबाई है ये, और ये चौड़ाई है, ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको लिखना क्या है। जो हमारी लंबाई है, यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले घन की और इस वाले घन की मिलाकर 8 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। फिर हमारी जो बी है यानी कि चौड़ाई, वो हमारी 4 सेंटीमीटर है, और एच हमारा मतलब ऊंचाई, वो भी हमारी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। घन का मतलब होता है कि जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी सब बराबर होती हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, आपने ये क्वेश्चन करा भी होगा पहले, अगर मैं नहीं भी समझा पा रहा हूँ ना तो आप अच्छे से देख सकते हैं दोबारा से वीडियो को। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होता है, क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस का HL, ठीक है। फिर हम सभी मान रख देंगे, L का मान 8 है, ठीक है, तो 8 रख दिया, और B का मान हमारा 4 है, H का मान हमारा
4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। इनकी इंटू हो जाएगी 32 होगा, 4 इंटू 400 16 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। फिर हमारा 80 बचा, 2 की इंटू 80 से होगी तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन इसको हल करना था। बच्चों वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, कोई बात नहीं। अगर आप इन 5 प्रश्नों को लगा के जाते हैं पेपर से पहले तो मैं गारंटी देता हूँ इनमें से कोई ना कोई सा प्रश्न आपको फंस जाएगा जो कि बड़े अंक का प्रश्न है, ठीक है ना। अगर वीडियो बच्चों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।